हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर और स्वागत है आपका मेरे करंट वीकली कंपाइलेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा हर हफ्ते सैटरडे को शाम को 5 बजे आते हैं। पूरे वीक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आज इस वीक की क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। और पॉलिटी से रिलेटेड खबरें जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिफाइन किया है कि लिटरेसी, फुल लिटरेसी क्या है, ताकि अडल्ट लिटरेसी को पुश किया जा सके। अडल्ट लिटरेसी मतलब वयस्क जो साक्षरता है उसको पुश किया जा सके। तो यह डेफिनेशन दी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये PMLA से संबंधित है। वैसे हमने इसको पॉलिटी में रखा है, लेकिन ये इंटरनल सिक्योरिटी से भी लिंक हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एक धारा है, धारा 45, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पॉलिटी में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश ने अभी एक बहुत ही ऐतिहासिक, आप कह सकते हैं कि बिल पास किया है। और उस बिल में उन्होंने कहा है कि 18 से जो मैरिज की एज है उसको बढ़ा करके 21 कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी वाले पोर्शन में जनधन योजना के 10 साल हो चुके हैं। तो आपको पता है कि स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मुद्रा योजना भी अभी चर्चा में रही इसी वीक, और ये जो जनधन योजना है ये भी, इसके 10 साल हुए हैं। तो इन दोनों में जैसे मैं कंपेयर करता हूँ तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको ले लिया है। ठीक है, चलिए। साइंस एंड टेक से कोलकाता वाला जो मर्डर एंड रेप केस हुआ है उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं कि पॉलीग्राफ क्या होता है और दूसरे तरह के कौन कौन से नार्को टेस्ट और ये सब कि क्या क्या होता है वो देख लेंगे एक बार। इसके अलावा एनवायरनमेंट से रिलेटेड अभी ये जो नॉर्दर्न इबिस है, इसको लेकर के न्यूज़ है कि इसकी स्थिति क्या हो चुकी है, ख़त्म होने की कगार में जा रहा है, इसलिए ये पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा IR वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की अभी हाल ही में क्या हुई है, यूक्रेन विजिट हुई है। और इस यूक्रेन विजिट में ये अपने आप में एक बैलेंसिंग एक्ट भी कह सकते हैं, और अपने आप में क्या आप कह सकते हैं कि भारत ने एक पक्ष लिया है। तो कौन सा पक्ष लिया है भारत ने, उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, इसके अलावा 2 आर्टिकल, ये दोनों एक जैसे ही आर्टिकल हैं, दोनों विमेन से रिलेटेड आर्टिकल हैं, सोसाइटी वाले पोर्शन से लिंक करेंगे। ठीक है, हमारा सोसाइटी वाला पोर्शन है उससे लिंक करेंगे। यहाँ पर विमेन की हेल्थ केयर को लेकर के, स्वास्थ्य से संबंधित बातें होंगी। और ये दोनों एडिटोरियल हैं। ठीक है, और ये है जो ये बता रहा है कि जो महिला को डर होता है तो वो किस किस तरह का डर के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। जनरली लोग चर्चा करते हैं और रियल में क्या डर है। ठीक है, तो कौन सा वो पोर्शन है जो छूट रहा है, तो इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। और शुरू करने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, जो आज 31 तारीख है और आज ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये प्रतिज्ञा प्लस वाला बैच है। प्रतिज्ञा प्लस का मतलब है एक एड ऑन फीचर है इसमें, इस बैच में आप अगर प्रतिज्ञा बैच है तो यानी कि आपकी पूरी फीस वापस होगी। ठीक है, पूरी फीस वापस हो जाएगी। ये जो फीस आपको दिख रही है 23,999, जो आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये इस पे आप एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ये पूरी फीस भी वापस हो जाएगी कब, जब आप प्री पास करेंगे। तो ये तो हो गया प्रतिज्ञा का फीचर। इसके अलावा प्लस क्या है, प्लस इसमें ये भी है कि हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा और उस टेस्ट में अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 11,000 रुपए जीतने का मौका। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। तो फटाफट इस बैच में एनरोल कर लीजिए। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो सबसे कम दाम है, आज 31 तक ही ये हमारा जो ग्रेट लर्निंग डेज का जो ऑफर है ये आज ही तक वैलिड है। तो आज रात के 12 बजे तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और पॉलिटी वाले सेक्शन में आते हैं सबसे पहले। और पॉलिटी में जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री डिफाइंस द लिटरेसी, फुल लिटरेसी इन पुश फॉर द अडल्ट लिटरेसी। क्या है ये देखते हैं। ठीक है, जो शिक्षा मंत्रालय है उसने बताया है तो फुल लिटरेसी के बारे में, अडल्ट लिटरेसी ये क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं 2011 के सेंसस की, 2011 में जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, जनगणना, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस वक्त बताया गया था कि लगभग 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 15 साल से ज्यादा उम्र के हैं। 25 करोड़ लोग कैसे हैं, जिनकी उम्र 15 प्लस है। और 15 प्लस उम्र होने के बाद भी वो क्या है, पढ़ लिख नहीं सकते, मतलब असाक्षर है।
ठीक है, पढ़ लिख नहीं सकते। तो इसकी वजह से अभी आप ये कह सकते हैं कि साक्षरता रियल में है क्या, तो ये भी बताना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर कहते हैं कि साक्षरता क्या है, ठीक है, साक्षरता लिटरेसी क्या है, साक्षरता, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको डिफाइन किया है। और जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं, साक्षरता को हम मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है, ठीक है, जिस भी स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा है, और उस स्टैंडर्ड की मतलब अगर थर्ड में है तो थर्ड की किताबें, फोर्थ में है तो फोर्थ की किताबों को लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है, तो उतना मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, साक्षरता का मतलब है लिखना, लिखना पढ़ना समझना। इसके अलावा लिखना पढ़ना समझना, और किस लेवल का लिखना पढ़ना समझना होना चाहिए कि जो कि डिजिटल और वित्त संबंधी बुनियादी चीजों को भी समझता हो, है ना। डिजिटल, आजकल डिजिटल का जमाना है, डिजिटल और वित्त संबंधी बुनियादी चीजों को समझता हो, बुनियादी चीजों को, ठीक है, बुनियादी चीजों से क्या मतलब है, चीजों को समझता हो, समझ, ठीक है। बुनियादी चीजों से ऐसा मतलब है कि देखो, आजकल डिजिटल का जमाना है, तो अगर कोई मोबाइल चलाने की बात करो, बिल्कुल बेसिक है, जो बेसिक मोबाइल, बेसिक कंप्यूटर, इतनी समझ उसको होनी चाहिए जिस उम्र में वो है, उस उम्र के हिसाब से जितनी डिजिटल लिटरेसी एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, उतनी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। या कोई अडल्ट भी है तो भी अगर वो वित्त संबंधी, मतलब पैसे का लेन देन है, भाई पढ़ना लिखना क्यों सिखाया जा रहा है, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके, है ना, कोई आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए ऐसी कि आपने पता चला कि कोई मेल आया, आपने उस पर लिंक पे क्लिक किया तो साइबर फ्रॉड हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए बुनियादी चीजें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि साक्षरता में लिखना पढ़ना समझना, और उसके अलावा यहाँ पर डिजिटल और वित्त संबंधी चीजें, है ना, पैसे के लेन देन से संबंधित चीजें भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने कहा है, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है साक्षरता तो ये हो गई, और फिर एक है पूर्णतः साक्षरता। तो हम किसको पूर्णतः साक्षरता कहेंगे, हम किसको पूर्णतः साक्षरता कहेंगे, पूर्णतः साक्षर है। उन्होंने कहा हम किसी भी राज्य को तब पूर्णतः साक्षर कहेंगे जब उस राज्य के 95% लोग साक्षर हों, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन को साक्षर, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन पे आते हो 95। तो हाँ, 5% की यहाँ पर रिबेट दी गई है कि हम पूरे 100% को कह देंगे कि ये पूर्णतः साक्षर है, ठीक है। इसके अलावा ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब इसलिए ताकि अडल्ट लिटरेसी को पुश किया जा सके। तो यानी कि वयस्क साक्षरता क्या है, वयस्क साक्षरता की बात करें तो यानी कि यहां पर ये कहा जा रहा है कि 15 साल से जो भी ऊपर है उसको हम वयस्क में ट्रीट करेंगे। 15 साल से ऊपर है कोई तो वयस्क में यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, और उसको साक्षर बढ़ाना। अब देखिए, यही सबसे मुश्किल काम है। किसी को बुनियादी समय से अगर आप 0 से शुरू करेंगे तो उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई ऑलरेडी 15 साल तक हो चुका है, तब उसको पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ योजना इसके लिए लाना होगा कि 15 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो, तो शुरुआत इसकी मनमोहन सिंह सरकार से हुई थी, ठीक है। तो मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब उन्होंने, आप कहेंगे 2009-10 में साक्षर भारत मिशन आया था, ठीक है, क्या 2009-10 में क्या आया था, साक्षर भारत मिशन, डेटा का यूज कर सकते हैं आप, साक्षर भारत मिशन। और इस साक्षर भारत मिशन के तहत जब मनमोहन सिंह की सरकार के समय आया, तो तब से लेकर के 2009 से 9-10 से लेकर के अगर हम 2017-18 की बात करते हैं, 2017 और 18 की बात करते हैं, तो उस केस में हमने देखा कि इस दौरान 7 करोड़ लोग ऐसे थे जो अडल्ट लिटरेसी में आ गए थे, ठीक है, 7 करोड़ वयस्क 7 करोड़ वयस्क ऐसे थे जो क्या है कि अडल्ट लिटरेसी में आ गए थे। कहने का मतलब है 7 करोड़ लोग ऐसे थे जो 15 साल से ऊपर के थे और उनको भी लिटरेट किया गया था, ठीक है। तो बहुत अच्छी पहल रही है, शानदार रही। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं, अभी भी अगर गणना करते हैं, तो अभी की स्थिति में भी आप देखेंगे तो लगभग 15 से 18
करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी असाक्षर हैं। ठीक है, तो एक और योजना की बात इस आर्टिकल में कही गई है, वो आपको याद रखना है, NILP। NILP ये भी याद रखिएगा। ठीक है, NILP क्या है? नेशनल इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। नेशनल इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नेशनल इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP। NILP है जो नेशनल इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जो ये है, और इसका जो रखा गया है 2027 तक के, अभी फिलहाल तो 2022 में आई थी और 2027 तक के लिए इसको रखा गया है कि 2027 तक इसको चलाएंगे पूरा। और शुरुआत में जो इसका आंकड़ा रखा गया है कि शुरू में 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है कि सालाना 1 करोड़, सालाना 1 करोड़ वयस्क हैं जो उनको लिटरेट किया जाएगा। किसके तहत? NILP के तहत। तो दोनों आप याद रखिएगा, साक्षर भारत मिशन भी और NILP नेशनल इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों आपको स्कीम याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिए, जेल इज द एक्सेप्शन, बेल इज द नॉर्म इवन इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस सेज द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि जेल है जो वो एक तरह का अपवाद है, जेल एक तरह का अपवाद है, और जो बेल है वो क्या है? एक अधिकार है। फिर से समझिए इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जेल है, जेल वो क्या है? एक अपवाद है, और बेल है जो ये एक अधिकार है। क्या कहना चाहते हैं? अपवाद और अधिकार में बात यहां पर हो रही है PMLA की, मतलब प्रिवेंशन, एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो कि 2002 में आया था। ये किस चीज के लिए है? आपको समझ में ही आ रहा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए। किसके लिए? ये है मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए ये है PMLA एक्ट, 2002 का ये एक्ट है। और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में इस एक्ट के तहत क्या होता है कि ईडी ने अगर PMLA एक्ट के तहत, प्रवर्तक निदेशालय है ना, तो ये अगर इन्होंने ये केस किया तो इसमें एक धारा है PMLA एक्ट की, प्रवर्तक निदेशालय केस फाइल करता है, इसकी छानबीन करता है, और PMLA एक्ट के तहत अगर उसने केस बुक कर दिया, ठीक है, तो उसमें एक धारा है, धारा 45। ठीक है, धारा 45 ये क्या कहती है? ये धारा 45 कहती है कि अगर PMLA के तहत किसी को बुक किया गया है तो उसको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या नहीं मिलेगी? बेल, यानी कि जमानत नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, ये किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? मैं कंटेक्स्ट, संदर्भ आपको बता दूं तो संदर्भ है हेमंत सोरेन वाला, जो झारखंड के CM है, और हेमंत सोरेन को अभी बेल दी गई है, जबकि उनको PMLA के तहत बुक किया गया था तो बेल दी गई, तो जिसकी वजह से ये चर्चा में आया है। ठीक है, मनीष सिसोदिया वाले केस के साथ भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, अभी अरविंद केजरीवाल वाले केस के साथ भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कहा जा रहा है कि ये जो धारा है PMLA की जो धारा है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे नॉर्मली कोई केस आप पे हो गया तो जो केस आप पर करता है, मतलब जैसे मान लीजिए पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रूफ करती है कि इसने अपराध किया है। ठीक है, लेकिन इसके तहत क्या होता है कि अगर यहां पर केस दर्ज हुआ आप पर, तो आपको प्रूफ करना होता है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, उल्टा है यहाँ मामला, तो बड़ा गंभीर हो जाता है। तो ये जो है कि जमानत नहीं मिलेगी, इस एक्ट के तहत बार बार हर चीज में एक तरह के एक चलन सा चल रहा है देश में कि अगर मतलब अक्सर ये चीज देखी गई है कि मिसयूज होता है इसका, और सरकार जो सत्ता में होती है वो कई बार अपनी अपोजिशन वाले को परेशान करने के लिए या किसी भी कारण से अगर वो ईडी वहां पर छापा मारता है और PMLA के तहत उनको बुक करता है। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब तो सब लोग जानते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट करना, मतलब काले धन को सफेद करने का प्रयास जो होता है, काले धन को। और काले धन क्या होता है? काले धन को सफेद करने का प्रयास, सफेद करने का प्रयास। ठीक है, काले धन को सफेद करने का प्रयास ये होता है। ठीक है, और काले धन को सफेद करने का प्रयास मतलब काला धन का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा धन जो आपने गलत तरीके से कमाया हो, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा धन जो आपने टैक्स की चोरी करके कमाया है। मान लीजिए आपने ड्रग्स की तस्करी से जो पैसा आया, हथियार की तस्करी से जो पैसा आया, मानव तस्करी से जो पैसा आया,
कोई भी ऐसी चीज जो आपने किसी भी गलत प्रैक्टिस से कमाई है, वो पैसा, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल अक्सर किस में होता है, आतंक वित्त पोषण में होता है, ठीक है। तो जो टेरर फाइनेंसिंग है, आतंक वित्त पोषण है, वहां पर इसका पैसा का यूज होता है, इसलिए ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जमानत नहीं मिलेगी, ये वाली बात है। अब बात यह है कि जमानत नहीं मिलेगी तो ये चलन सा एक चलता है, बार बार इस तरह के एक्ट हो रहे हैं, बार बार इस तरीके की कानून मतलब बार बार पीएमएलए लग रहा है और बार बार देश में ये चीज आ रही है, तो धीमे धीमे करके क्या हो जाएगा कि जब एक बार ये हुआ जमानत नहीं मिली, दूसरा आपने केस देखा वहां भी जमानत नहीं मिली, तो एक चलन सा बन जाएगा कि भाई जब केस होता है तो जमानत नहीं मिलती, ठीक है। तो ये एक नॉर्म ना बन जाए कहीं, ठीक है, कि ये है जो वो नॉर्म ना बन जाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देखो कहा है कि चाहे पीएमएलए एक्ट हो, चाहे कोई सा एक्ट हो, बात ये है कि जेल अपने आप में एक अपवाद होना चाहिए और बेल है जो ये एक अधिकार की तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि जेल को करते ही आप क्या करते हो, स्वतंत्रता को बाधित करते हो, स्वतंत्रता बाधित हो जाती है यहाँ से, ठीक है। और स्वतंत्रता बाधित होने का मतलब है ये आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 है ना जी के तहत आप कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। और जब तक मामला पूरी तरीके से प्रूफ ना हो जाए तब तक किसी को जेल में रखना ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा है कि भाई हमने हमेशा से, हमारे भारत में जो हमेशा से जो भी चीज़ें बनी हैं कि जेल व्यक्ति को नॉर्मली नहीं होती, जेल होने का मतलब है कि फिर अपराध सिद्ध हो चुका है प्रॉपर, ठीक है। तो अगर कोई बेल उसका अधिकार में आ रहा है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो बेल मिलना एक अधिकार होना चाहिए, किसी की आप स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा है कि भाई पीएमएलए हो चाहे कोई और एक्ट हो, आपको हमेशा सरकार को किस तरीके से सोचना है, हमेशा इसको ये मानना है कि जेल हमेशा एक अपवाद होना चाहिए, जेल एक फैशन नहीं बनना चाहिए कि आज मतलब जेल करा दिया तुरंत, ठीक है। तो इसके लिए इस एक्ट को ये चर्चा में आ गया, ठीक है। तो पीएमएलए चर्चा में आया है, इस वजह से मैंने इसको इंटरनल सिक्योरिटी में रखा है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश पासेस अ बिल टू रेज द विमेन्स मैरिज एज फ्रॉम 18 to 21 years, what happens next, ठीक है। इसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश जो एक राज्य है उसने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं की जो एज है, महिलाओं की जो एज है वो 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी है, ठीक है। तो दो चीजें निकल के आ रही, किसकी एज, महिलाओं की शादी की एज, मैरिज एक्ट, मैरिज एज, ठीक है, शादी की एज, शादी की जो उम्र है वो बढ़ा करके 18 से 21 साल कर दी है, ठीक है। और शादी की उम्र 18 से 21 साल करने का मतलब है क्या हुआ कि ये जो आर्टिकल है ये सोशल लाइंस में भी जा रहा है और वैधानिक लाइंस में भी जा रहा है, मतलब कानूनी प्रक्रिया पे भी जा रहा है। कैसे, देखिए पहले मैं सामाजिक बात करता हूँ इसमें। सामाजिक बात ये है कि अगर किसी महिला की एज 18 पे आपने क्या है कि 18 से बढ़ा के 21 कर दी तो क्या फायदा होगा, अब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी, शिक्षा पूरी हो पाएगी, ठीक है, शिक्षा पूरी हो पाएगी अब इसकी, ठीक। अगर 18 पे शादी हो रही थी तो एक तरह से क्या हो पा रहा था, 18 से शादी हो गई तो अब वो क्या है, डिपेंडेंट हो गई, निर्भर हो गई किस पर, निर्भरता बढ़ रही थी। जब उसकी शादी हो गई तो वो कहीं ना कहीं जाएगी, मतलब अपने ससुराल में, अब वो ससुराल वालों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। कैसे, आर्थिक रूप से डिपेंडेंट हो गई, कह सकते हैं आप कि आर्थिक डिपेंडेंसी है जो वो उसमें कमी आ जाएगी ऐसा करने से, है ना। आर्थिक निर्भरता है, जो आर्थिक तौर पर जो निर्भरता थी, अब क्योंकि अब वो 21 साल में उसकी शादी हो रही है तो अब उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है तो अब वो नौकरी करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी हुआ करती थी, जो शिक्षा पूरी नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो निर्भर रहती थी, उसमें कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक तरह से हमने क्या है कि सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा ये स्टेप माना जा रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए एक ये बड़ा स्टेप माना जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण होगा इससे, ठीक है। सच बात है ये तो, है ना। शिक्षा भी पूरी हो पाएगी तो हमारे यहाँ की लिटरेसी ग्रोथ होगी, ये भी एक बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन एक और एंगल इसके साथ छिपा हुआ है जो कि कानूनी एंगल है। कानूनी एंगल की बात करता हूँ अगर, तो देखिए अगर किसी की शादी अब आप 21 साल में कंपलसरी कर देंगे तो यहाँ पर आप ये समझिए कि एक तो बाल विवाह रुकेंगे, है ना। बाल विवाह मतलब 18 से कम को हम बाल विवाह मान रहे थे, ठीक है। तो 18 से कम को हम जो बाल विवाह, हालांकि इसको भी आप सामाजिक में ही रख सकते हैं, बाल विवाह वाला पॉइंट भी आप चाहें तो सामाजिक में रखें, बाल विवाह में कमी आ जाएगी,
बाल विवाह, बाल विवाह में कमी आ जाएगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाल विवाह में कमी आ जाएगी। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज, बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं जिसमें यह माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉ जिनमें कि अगर पुबर्टी की एज आ गई, ठीक है, पुबर्टी की एज आ गई, पुबर्टी की एज आ गई तो आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा पर्सनल लॉज में माना जाता है। अब आपने क्या किया है कि 21 कर दी है, 18 से बढ़ा करके 21 कर दी है। इनका मानना है कि हमारे पर्सनल लॉ में तो ये माना गया है, आपने जो 21 की है ये सभी धर्मों के लिए की है, सभी धर्मों के लिए। ठीक है, सभी धर्मों के लिए की है। तो अब आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर कि एक तरफ पर्सनल लॉ कह रहा है कि हम पुबर्टी की एज पे भी शादी कर सकते हैं और एक तरफ आपने कानून बना दिया कि नहीं सभी धर्मों के लिए ये लागू होगा। तो एक बार फिर से वही चीज आ रही है कि हमारे देश का कानून या राज्य का कानून, राज्य का कानून, कानून और पर्सनल लॉ आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, राज्य का कानून और पर्सनल लॉ ये आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि ये आपस में टकरा रहे हैं तो क्या होगा, तो जब ये आपस में टकराते हैं तो फिर आपको याद रखना होगा कि यहां पर मामला किस चीज का आ रहा है, क्योंकि ये देखो पर्सनल लॉ को कौन बैकअप दे रहा है, आर्टिकल 25 है ना, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है पर्सनल लॉज। ये सभी धर्मों के बारे में बोल रहे हैं कि सब में होगा, तो मतलब एक तरह से इनको धार्मिक स्वतंत्रता की आर्टिकल 25 ने इनको बैकअप दे रखा है। लेकिन जब आप राज्य का कोई कानून बना देते हो तो मामला हो जाता है कि भाई आप ये कहोगे कि आप तो हमारे ऊपर थोप रहे हो ये बात, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता है हमें कि हम अपना पर्सनल लॉ फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ एक तरह से। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसी स्थिति देखते हो कि हाँ एक तरफ फंडामेंटल राइट का और पर्सनल, मतलब एक तरफ आप कह सकते हो कि पर्सनल लॉ और एक तरफ का देश का लॉ आपस में जब टकरा रहे होते हैं तो क्या होता है, तो आपको याद करना चाहिए शाहबानो का केस, शाहबानो का केस। ठीक है, शाहबानो का जो केस है वो क्या बताता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि जब भी कभी ऐसा होगा कि पर्सनल लॉज और देश का कानून, पर्सनल लॉज और जो देश का कानून होगा, कंट्री का कानून, ये आपस में जब टकराएंगे तो उस केस में हमारा जो सीआरपीसी है, वो सीआरपीसी तो अब रहा नहीं, तो आप कह सकते हो कि बीएनएसएस है जो वो हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, वो हमारा हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये ऑलरेडी कहा जा चुका है। तो एक दो केस आप याद रख सकते हैं, शाहबानो का 1985 वाला केस है ना, इसके अलावा शबाना बानो का भी एक केस है, 2009 का केस है ये, शबाना बानो का। ठीक है, शबाना बानो, ये भी कोट कर सकते हैं, इसमें भी सेम यही बात कही है। ठीक है, शबाना बानो का केस है जो, इस केस में भी यही बात कही है, ये 2009 का केस है, शबाना बानो वर्सेस इमरान खान करके है और 2009 का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्सनल लॉ में भले ही इद्दत की मियाद यानी कि 3 महीने तक, ये किससे रिलेटेड था शाहबानो का केस, ये गुजारा भत्ते से संबंधित था, गुजारा भत्ते से संबंधित था, पता होगा आप लोगों को, है ना, गुजारा भत्ते से संबंधित था शाहबानो का केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। ठीक है, वही सेम ये वाला जो मामला है यहाँ पर भी, मतलब क्योंकि गुजारा भत्ता, अगर आपको केस नहीं पता तो मैं बस इतना आपको समझा देता हूँ कि देखिए ये मामला क्या था, गुजारा भत्ते से संबंधित था और मेंटेनेंस लॉ, मतलब पर्सनल लॉ, ये जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये बात कही गई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता है, गुजारा भत्ता है जो वो नहीं मिलता है, और गुजारा भत्ता कब तक मिलता है, सिर्फ 3 महीने तक मिलता है, जिसको ये लोग इद्दत की मियाद कहते हैं। ठीक है, इद्दत का टाइम पीरियड कहते हैं, और उस समय तक मतलब 3 महीने तक तो आपको मेंटेनेंस देना होता है, उसके बाद आप फ्री हो, कोई पैसा नहीं देना होता। ठीक है, लेकिन उस वक्त भी शाहबानो के केस में ये कहा गया था कि नहीं गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। यहां पर भी ये बात कही है कि इद्दत की मियाद के बाद भी देना पड़ेगा आपको पैसा, कब तक, जब तक इसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती। ठीक है, इस महिला की दोबारा शादी नहीं हो जाती तब तक देना पड़ेगा पैसा। तो आप कह सकते हो कि सर दोनों ही मामलों में ये दिख रहा है कि पर्सनल लॉ छोटा पड़ गया देश के लॉ के सामने, है ना, तो ये चीज यहां पर फिर से वापस से आ रही है। और ये एक बहुत बेहतरीन उदाहरण भी हो सकता है आप लोगों के लिए कि हिमाचल प्रदेश ने जो ये बात कही है
की है कि सब पर लागू होगा, तो इसके बहुत ज़्यादा सामाजिक फायदे भी हैं। और कानूनी एक टकराव है, लेकिन क्योंकि ये टकराव है ये पहले से ही क्लियर हो चुका है कि अगर कभी ऐसा होगा तो उस केस में देश की बात मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक, आगे इकोनॉमी वाले पार्ट में आते हैं और जनधन योजना के बारे में है। देखिए 10 साल हो गए, तो 10 साल में सेलिब्रेशन है और ये देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जनधन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जनधन योजना की अगर मैं बात करूं तो देखिए 2014 में ये योजना लेकर के आई गई थी। ठीक है, 2014 में आई थी और उस समय प्रॉब्लम क्या थी, आज मैं अगर आपसे कहूंगा कि भाई ये खाते खुलवाने के, बैंक के खाते खुलवाने के लिए आई थी, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ी बचकानी सी बात है, खाते तो अब सबके पास होते ही हैं। लेकिन 2014 में ऐसा नहीं था। ठीक है, 2014 में ऐसा नहीं था कि सबके पास खाते होते थे, सबके पास खाते नहीं होते थे, इसलिए ही ये योजना आई थी। ठीक है, और यहाँ पर यह था कि देखिए इसमें मेन काम क्या है, मेन इसका अगर मैं एम या उद्देश्य बताऊं आपको, तो मेन उद्देश्य है इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन इसका एम है। और इस एम के तहत क्या है कि हम सबको मुख्य धारा में लेकर के आए, मुख्य धारा में लेकर आए, मतलब वित्त के मामले में मुख्य धारा में लेकर आए। प्रॉब्लम क्या थी पहले कि अगर सरकार कमजोर वर्ग को कुछ सहायता देना चाहती है, पैसा देना चाहती है, तो बिचौलिए बीच में बिचौलिए क्या करते थे, इनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। क्यों नहीं मिल पाता था पूरा पैसा? इसलिए नहीं मिल पाता था क्योंकि बीच में बिचौलिए पैसे खा जाते थे। ठीक है, तो ये करप्शन को रोकने की वजह के लिए सबसे पहले ये हुआ कि हम इनके डायरेक्ट खाते में देंगे पैसा। यहां से बात आई किस चीज की? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। ठीक है, सीधे खाते पे, डायरेक्ट सीधा बेनिफिट फायदा ट्रांसफर आपके खाते पे। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे आपके खाते पर दिया जाएगा पैसा। और जो सीधे खाते पर पैसा देना है तो उसके लिए आपके पास कम से कम खाता तो होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक खाता होना चाहिए। अब खाता कैसे खुले? तो खाता खोलने के लिए जब जाएगा कोई व्यक्ति तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये योजना लेकर के आए जिसमें कि सभी का फ्री खाता खुलेगा। खाते का मतलब है कि जीरो बैलेंस पर खुल रहा था, जीरो पे। ठीक है, जीरो बैलेंस पर खाता खुल रहा था, कोई आपको पैसा जमा करने की जरूरत नहीं थी। इसमें कुछ सहायता या फैसिलिटी भी थी। इस खाते के तहत आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल कवर, एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है तो उसमें इंश्योरेंस दिया गया था, एक्सीडेंटल कवर दिया गया था, और नॉर्मल लाइफ का कवर भी दिया गया था। ठीक है, लाइफ का अगर नॉर्मल मृत्यु हो जाती है तो भी 30,000 रुपए का दिया गया था, और जहां तक मुझे याद है कि एक्सीडेंट में शायद 2 लाख रुपए तक का दिया गया है। ठीक है, ये एक बार डेटा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का कि यहाँ पर ये फायदा था। देख पा रहे हैं आप कि खाता खुल गया है, खाते में इंश्योरेंस की सुविधा भी यहाँ पर दे दी है, प्लस इसके अलावा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी थी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी थी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप 10,000 रुपए लोन के तौर पर ले सकते हैं, लोन के तौर पर। ठीक है, 10,000 रुपए आप लोन के तौर पर ले सकते हैं। और अगर आपने ठीक से खाते को मेंटेन किया है तो 5,000 रुपए आपको 6 महीने तक, मान लीजिए कि आपने ठीक से मेंटेन किया खाते को, 10,000 रुपए लोन ले लिया और फिर 6 महीने तक आपने समय समय पर किस्त चुकाते रहे, तो 5,000 रुपए का और एक्स्ट्रा लोन आपको मिल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 15,000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी, है ना। वैसे तो 10,000 कह दिया जाता है, लेकिन समझिएगा कभी 15,000 लिख के आ जाए तो ये समझिएगा कि ये कहानी भी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो गलत नहीं है अगर कोई 15,000 कहता है तो भी। ठीक है, तो ये कई सारी फैसिलिटीज है जिसके तहत आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि भाई ये तो बहुत वेलफेयर वाली बात हो गई कि एक खाता खुल गया, एक खाता खुलने से एक आदमी को बैकअप मिल गया। ठीक है, एक आदमी को बैकअप यहाँ पर मिला, इंश्योरेंस की सुविधा मिल गई। अगर उसको कुछ पैसे चाहिए, अचानक से कभी कोई जरूरत आ गई, तो वो कुछ पैसे ले सकता है कि थोड़ी बहुत उसकी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही वेलफेयर वाली बात थी। 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में एग्जैक्टली आपको आंकड़ा नहीं याद रखना, लेकिन 2014 में बच्चों, 2014 में लगभग 15 करोड़ के आसपास खाते खुले थे। 15 करोड़ लोगों के खाते खुले थे। जो आज आपको जो अचंभा हो रहा है वो यही है जो मैंने बताया कि इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, तो ये डेटा देखिए 53 करोड़
आज 2024 में आप खड़े हैं और 10 साल हो गए हैं इसको, 2024 में 53 करोड़ लोगों के खाते इसके तहत खुले हुए हैं। 53, ये वाला डेटा याद रखिएगा, ठीक है, कम से कम ये डेटा आपको याद रखिएगा। लगभग 15 करोड़ से, यहाँ पर लगभग कर दीजिए, लगभग, ठीक है, लगभग 15 करोड़ से आज के समय में 53 करोड़ खाते इनके खुल चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक सक्सेस की तरह दिखा रहे हैं। सक्सेस मैं इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो ये अपने आप में एक कल्याणकारी कल्याणकारी योजना है, ठीक है, कल्याणकारी का मतलब आप समझिए, कल्याणकारी योजना है, और कल्याणकारी का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये एक तरह के नए तरह का कल्याण है, नए तरह का, ठीक है। ये सब कुछ बातें आर्टिकल में नहीं होती, लेकिन आपको समझनी होंगी, ठीक है, आपको समझनी होंगी। देखिए, नए तरह का कल्याण है, नए तरह के कल्याणकारी का मतलब हुआ कि देखो, सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं होती है, सरकार की जिम्मेदारी जो होती है वो कुछ और होती है, ठीक है। सरकार की जो जिम्मेदारी होती है बेटा, उसके तहत सरकार क्या करती है कि आपको नौकरी दे देगी, अब उसके बाद आपको बैंक खाता खुलवाना है, घर बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब ये चलन में कल्याणकारी सरकार है, लेकिन देखिए चलन में अलग अलग तरह की चीजें चल रही हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बैंक में खाता खुलवाने वाला काम भी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप कह सकते हैं कि सर घर भी सरकार दिला रही है, ठीक है। रोजगार के ऊपर भी काम करे, तो चलिए रोजगार को आप कहेंगे सर रोजगार तो उनका काम है, तो चलो ठीक है, रोजगार को हटा देते हैं। गैस चूल्हा, ठीक है, गैस कनेक्शन, ये सारी चीजें भी दे रही है, ठीक है। मतलब कहने का कि ये नए तरह के कल्याण की बात कर रहे हैं, न्यू वेलफेयर स्कीम है, जिसकी वजह से आप आज कह सकते हैं इस एक खाते के कारण क्या यूपीआई सक्सेसफुल हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों का डायरेक्ट फायदा हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये सक्सेसफुल हो पा रहा है, ठीक है। बिचौलिए हैं जो, उनकी कटौती हो पा रही है। तो एनालिसिस आप कर पा रहे हैं कि सर एक चीज होने से कितनी सारी चीजें लिंक हो गई, है ना। बस यहां पर क्या है, आपका खाता खुलना है और जैम याद रखिएगा, जैम ट्रिनिटी आप लोगों ने सुना होगा, जनधन, आधार, मोबाइल, ये 3 चीजें हैं जो लिंक कर रहे हैं, ठीक है। 3 चीज, हालांकि इनके अगेंस्ट में भी आर्टिकल कई सारे आते रहते हैं, लेकिन क्योंकि 10 साल पूरे हुए हैं तो इनके पॉजिटिव्स आप देखिए, तो एक चीज की वजह से कितनी सारी चीजें और नए तरह की कल्याणकारी योजनाएं अब चलती हैं, जिसमें घर हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, बहुत बुनियादी चीजें जो जरूरत आप, मतलब जो आपकी जिम्मेदारी होती है भाई कि आप पूर्ति करें, आपको सिम चाहिए, मोबाइल चाहिए, वो सब आप पूर्ति करें, लेकिन अब वो सारी चीजें क्या सरकार देती है, ठीक है, दे रही है, क्योंकि 2047 में इनका लक्ष्य क्या है, 2047 में भारत को क्या बना देना है, विकसित बना लेना है, विकसित देश बनाना है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में आते हैं। देखिए अभी हाल ही में सीबीआई कंप्लीट्स द पॉलीग्राफ टेस्ट इन द कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, ठीक है। पॉलीग्राफ टेस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, इवन मतलब ये एक ऐसा केस हुआ है कि जो 2013 में जो निर्भया वाला हुआ था, उस निर्भया वाले के बाद अगर इतना ज्यादा विभत्सकारी तरीके से कुछ हुआ है, जो चर्चा में भी इतना ज्यादा रहा, वो यही केस रहा, ठीक है। और इसमें जो आरोपी है उसका हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन एनसेफेलोग्राफी, ये क्या है। तो 3 चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ये 3 जो मैंने नाम लिए। एक मैंने कहा पॉलीग्राफ, ठीक है, एक पॉलीग्राफ टेस्ट। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, तो देखो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या कोई इंजेक्शन दिया जाता है क्या, नहीं। पॉलीग्राफ टेस्ट में जैसे आपका हार्ट बीट हो गई, ठीक है, हार्ट बीट हो गई, ठीक है, आपकी स्किन में क्या बदलाव आ रहे हैं, आपके बोलने के तरीके में क्या बदलाव आ रहे हैं, है ना, बोलने में बदलाव, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं, पल्स रेट आपकी चेक की जाएगी, ठीक है, पल्स रेट, ये सारी चीजें चेक। तो बहुत सारे यंत्र लगा के आपको बिठा दिया जाता है, फिर आपसे क्या सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल पूछे जाते हैं तो पहले पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, कौन कौन है घर में, कौन कौन है, घर के भाई बहन कौन कौन है, कौन क्या नौकरी करता है, आप क्या नौकरी करते हो, काम कैसा चल रहा है, नॉर्मल सवाल पूछेंगे। और फिर धीमे धीमे क्या है, सवालों का रूप बदलना शुरू करेंगे। अच्छा वो तारीख बोलेंगे जिस तारीख में घटना हुई है, कि ये तारीख याद है आपको, इस तारीख में कुछ हुआ था, हाँ वहाँ पर आपके ऊपर आरोप लगाया हुआ है ना, गलत है आरोप, सही है आरोप, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब धीमे धीमे शिफ्ट करेंगे, सवालों का तरीका शिफ्ट करेंगे और उस तरीके से इन चीज़ों में बदलाव आएगा, ठीक है।
बाल हैं जो वो खड़े होने लगेंगे, है ना, थोड़ा सा घबराहट फील होना शुरू होगी अगर, तो इनसे जज किया जाता है, इनसे जज किया जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। ठीक है, तो इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सच झूठ का पता लगाने वाला, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये पता लगाया जा सकता है इससे। ठीक है, दूसरा एक और होता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या है, इसमें आप याद रखेंगे, नार्को टेस्ट में आप याद रखेंगे सोडियम पेंटोथाल, सोडियम पेंटोथाल, सोडियम पेंटोथाल, सोडियम पेंटोथाल को याद रखेंगे। सोडियम पेंटोथाल का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, सोडियम पेंटोथाल का इंजेक्शन लगाने के बाद व्यक्ति है जो वो थोड़ा सा सोने वाली पोजीशन में, सोता नहीं है पूरी तरीके से, हाँ, लेकिन ये माना जाता है कि जब ये इंजेक्शन लगा देता है तो वो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो पूरी तरीके से अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब अपने दिमाग के उस हिस्से का, तार्किक वाले हिस्से का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तार्किक बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता, तार्किक बुद्धि, ठीक है, तार्किक बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता, अपने दिमाग की तार्किक बुद्धि का प्रयोग वो नहीं कर सकता, सोडियम पेंटोथाल। ठीक है, ये लगाने के बाद अब उससे फिर सवाल किए जाते हैं और फिर माना जाता है कि ऐसी स्थिति में जब वो जवाब देगा तो वो सही जवाब देगा क्योंकि उसकी तार्किक बुद्धि काम कर नहीं रही है। ठीक है, हालांकि एक केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये भी याद रखें, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये टेस्ट है जो जब भी ये करेंगे तो जो अपराधी है उसकी परमिशन वो जब तक खुद अलाउ नहीं करेगा कि हाँ मैं रेडी हूं इस टेस्ट के लिए, तब तक आप इस टेस्ट को नहीं ले सकते। ठीक है, तो परमिशन यहां पर जरूरी है, परमिशन, परमिशन। ठीक है, परमिशन यहां पर जरूरी है। ठीक है, परमिशन जरूरी है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक होता है ब्रेन एनसेफेलोग्राफी, तीसरा होता है क्या, ब्रेन एनसेफेलोग्राफी। ठीक है, एक होता है ब्रेन एनसेफेलोग्राफी। ब्रेन एनसेफेलोग्राफी है जो, ब्रेन एनसेफेलोग्राफी है जो, ब्रेन एनसेफेलोग्राफी का मतलब बस ये है कि जैसे आप हार्ट बीट चेक करवाते हैं तो इस तरह की आपने पल्स देखी होगी, इस तरह से ऐसे करके लाइनें चलती रहती हैं, फिर ऐसे 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 ऐसे, है ना, देखा ही होगा, हमेशा टीवी वगैरह पे दिखाया, आपने खुद भी देखा होगा, हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले वो लगा होगा कि यंत्र लगा के बैठा देते हैं। ठीक है, एडमिट करने से पहले, तो वही वाली चीज़ है। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन किससे, ब्रेन से किया जाता है। तो ब्रेन में यंत्र लगा करके आपको बिठाया जाता है, मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर रीड किया करता है। ब्रेन आपका जो रीड, जब वो रीड करता है तो फिर वहाँ पर जो रीडिंग होती है उसकी स्टडी की जाती है और उस स्टडी से क्या है कि ये अनुमान लगाया जाता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। समझ गए? तो ये तीन तरीके आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए जो कि साइंस एंड टेक में वाले पोर्शन या आप प्री में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीनों ही टेस्ट कोर्ट में ऐसा नहीं है कि प्रूफ की तरह माने जाएंगे। ठीक है, प्रूफ की तरह यहाँ पर नहीं माने जाते, इन एक तर्क की तरह माने जा सकते हैं कि सर हमने पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था उस पर ये आया रिजल्ट, तो ये एक तर्क हो सकता है, लेकिन ये एक फैसला लेने वाली बात नहीं हो सकती कि अच्छा पॉलीग्राफ में अगर आ गया तो ठीक है हो गया फैसला, ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो टेस्ट हैं इनका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई झूठा साबित हो गया इन टेस्ट पे तो फिर वो दोषी हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इन टेस्ट को अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है और वो अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, अलाउड है, मतलब ऐसा पॉसिबल है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट वाले पोर्शन से देखिए कि एक बर्ड है जो ये काफी चर्चा में है और बर्ड का नाम है नॉर्दर्न बाल्ड इबिस। ठीक है, क्या नाम है, नॉर्दर्न बाल्ड इबिस, इसका नाम याद रखिएगा, नॉर्दर्न बाल्ड इबिस। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न बाल्ड इबिस है ये अभी क्या है कि खतरे की घंटी बज चुकी है, खतरे की कगार में आ चुकी है, और क्योंकि ये खतरे की कगार में आ चुकी है तो इसकी वजह से अब ये चर्चा में आ गई है। और जो चर्चा है वो ये है कि ये कितने बचे हैं कितने नहीं हैं, और आपको इसके लिए डायरेक्टली प्री में पूछा भी जा सकता है। प्री में क्या पूछेंगे, प्री में देखिए डायरेक्टली पूछेंगे IUCN का स्टेटस क्या है, कैसी है क्या नहीं, तो आप इसको नॉर्दर्न इबिस है जो, इसका याद रखिएगा, नॉर्दर्न इबिस।
इबिस, ठीक है। नॉर्दर्न इबिस है जो, ये बेटा IUCN का स्टेटस याद कर लो। एक तो आप IUCN के स्टेटस के हिसाब से ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में, संकटग्रस्त कैटेगरी में है, ठीक है, संकटग्रस्त। डायरेक्टली पूछेंगे, हमें IUCN का ही याद रखना होता है, ऐसे और भी हैं जैसे WWF है, और भी हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जो ये देती रहती हैं, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है आपको, और भारत में ये नहीं पाई जाती, ये फैक्ट आप याद रखिए कि भारत में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि भारत में नहीं मिलती है। तीसरा फैक्ट आप इसमें ये याद रखेंगे कि पहले का, अगर मैं बताऊं आपको पहले कहाँ मिलती थी, तो पहले ये मिडिल ईस्ट वाले पार्ट में, नॉर्दर्न अमेरिका और मिडिल ईस्ट, नॉर्दर्न अमेरिका, मिडिल ईस्ट में, नॉर्दर्न अमेरिका में, सॉरी नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में नहीं, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका और सेंट्रल यूरोप, ठीक है, सेंट्रल यूरोप और सदर्न यूरोप में भी मिलती थी। तो यहाँ पे सदर्न भी लिख देते हैं, सदर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ठीक है, मिलती थी, अभी नहीं। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी, क्योंकि संकटग्रस्त कैटेगरी में, तो अभी पूरी की पूरी इसकी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है, तो दो जगहों के नाम आप याद रखेंगे, एक मोरक्को और एक टर्की, ठीक है, एक मोरक्को और एक टर्की, ठीक है, एक टर्की। ये दो आपको याद रखने हैं, जिसमें से मैक्सिमम 99% है जो वो मोरक्को में है, 99% है जो वो मोरक्को में है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहां पर याद रखने, किन जगहों पे पाए जाते हैं, ये घास के मैदान में, पर्वतीय क्षेत्र में, घास के मैदान, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इसके अलावा मरुस्थल वाले एरिया में भी मिलेंगे, ठीक है, मरुस्थल में, मरुस्थलीय क्षेत्र में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये है जो इनका आपको ध्यान में रखना है कि ये स्थिति रहती है, ठीक है। बस इतनी चीजें आप याद रखेंगे, तो 99% मोरक्को वाले एरिया में मिलते हैं, ठीक। तो बस ये कुछ फैक्ट आपको इनके बारे में याद रखने हैं। IR वाले पोर्शन में आते हैं, और देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी हैं जो, वो मिलने गए यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन में गए, और यूक्रेन में जब वो गए तो फिर ये एक बड़ी अपने आप में अलग सी बात थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही कहाँ गए थे, कुछ समय पहले ये रशिया गए थे, और कुछ समय पहले जब ये रशिया गए थे तब भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही चीज़ें, और रशिया में जब गए तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। रीज़न इसकी अभी इस वक्त आप जानते हैं कि जो रशिया है, ठीक है, जो रशिया है और यूक्रेन है जो, ठीक है, यूक्रेन है जो, ये आपस में युद्ध में शामिल है, ठीक है। तो जब कुछ समय पहले ये रशिया से मिले, तो इस समय यूक्रेन, और यूक्रेन के अलावा आप कह सकते हैं कि US और इनके जो साथी थे वो काफ़ी नाराज हुए इस बात से, ठीक है, नाराज हुए इस बात से। और उस दौरान एक, मतलब अगर मैं घटना बताऊं आपको, तो उस दौरान जिस समय भारत के प्रधानमंत्री रशिया में थे, उसी दौरान यूक्रेन के एक अस्पताल में अटैक हुआ था, ठीक है, जहां बहुत सारे बच्चों की जान गई थी। हालांकि इस वाली विजिट में, जिसमें जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए, तो इस बात का जिक्र भी हुआ, है ना, इस बात का जिक्र भी हुआ कि, और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भी गए उसी अस्पताल में, ठीक है। हालांकि ये बात भी इन्होंने, जब वो चले गए प्रधानमंत्री मोदी, तो जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही कि रशिया अगर इनका आदर करता होता, तो इनके, जब इस समय भारत जब रशिया में था, तो उस समय हमारे ऊपर अटैक नहीं होता। खैर, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। अब देखिए, दो ग्रुप की बारे में बात हो रही है, यहाँ पर दो ग्रुप है ना, एक US वाला ग्रुप और एक USSR, जिसको कहते थे, आज इसको रशिया कहते हैं, रशिया वाला ग्रुप। तो यानी कि ये दो की बात हो रही है, और इन दोनों में से आप भारत है जो, वो उसकी स्थिति पर हमें बात करनी है कि भारत किसकी तरफ है, ठीक है। सवाल ये हमेशा उठता है। अब ये पुरानी कहानी तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि, है ना, दो टुकड़े हैं, मतलब शुरुआत से ही, एक US का लेड और एक USSR वाला, तो इनके वाले एक तरफ और उनके वाले एक तरफ हमेशा लड़ाई चलती रहती है। अगर इसकी बात करें तो नाटो की फोर्स बना रखी है इन लोगों ने, यूक्रेन नाटो का हिस्सा में नहीं है, और हमें जो ये अभी यूक्रेन पे अटैक हुआ है, इसके पीछे का कहीं ना कहीं ये
बहुत बड़ा कारण है कि रशिया बहुत बार कहता था कि क्या आप यूक्रेन को नाटो में शामिल कर देंगे। अगर नाटो में शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी बाउंड्री में जो रशिया है, आप अगर मैप देखेंगे तो देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन की सीमा साझा करते हैं, तो उसकी बाउंड्री में नाटो की मिसाइल तैनात हो जाएंगी। तो इस वजह से काफ़ी नाराज़गी हमेशा से रहती थी, क्योंकि उसका आंसर मिला नहीं और फिर इन्होंने अटैक कर दिया, किसने, रशिया ने। ठीक है, खैर ये सब तो बैकअप हो गया। लेकिन अभी की अगर बात करें तो बात यह है कि भारत किसकी तरफ है, ये बात होती है, क्योंकि भारत इनकी तरफ गया और भारत इनकी तरफ। तो यहाँ पर यह है कि भारत को माना जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि क्या है, बैलेंस अप्रोच अपनाता है। ठीक है, मैं इसको नेगेटिवली बोल रहा हूँ, हिंदू इसको नेगेटिवली बोल रहा है, मैं क्या, बैलेंस समझिएगा बस इस चीज को। ठीक है, बैलेंस बात को। तो भारत ये जो बैलेंस अप्रोच बनाता है कि हम तुम्हारी तरफ भी हैं और तुम्हारी तरफ है, क्यों, कारण है उसका। भाई बैलेंस अप्रोच का कारण समझिए पहले से, कि रशिया का साथी है चाइना। ठीक है, रशिया का साथी है चाइना और हमारा साथी है रशिया और हमारा दुश्मन है चाइना। ये आप खूब समझते हैं। तो क्योंकि ये हमारा दुश्मन इसका परम मित्र है और ये भी हमारा परम मित्र है, तो हमारे लिए, हमें बैलेंस करने के लिए हमें एक और साथी की जरूरत है ना। कि अगर चाइना हमारे ऊपर हावी होता है और रशिया शांत रहता है, उस समय हमारा सपोर्ट नहीं करता, तो कौन करेगा सपोर्ट, तो करेगा यूएस। तो इसलिए हमें यूएस की तरफ से नजदीकियां बनानी होंगी। ठीक है, अब यूएस और रशिया आपस में कौन है, दुश्मन है। यूएस और रशिया आपस में कौन है, दुश्मन है। तो इस वजह से ये एक बड़ा ही अजीब सा समीकरण बना हुआ है। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए भारत को क्या है कि बैलेंस की स्थिति बना के रखनी पड़ती है। तो भारत को इस चीज को क्या है कि एक नेगेटिवली पोर्ट्रे किया कि भारत तो क्या है कि बैलेंस के चक्कर में अपने आप को क्या है कि बचा के ले जाता है। तो इस बार भारत ने क्या कहा कि देखो हम बैलेंस्ड नहीं है, हमने एक पक्ष ले लिया है। हम किस पक्ष की तरफ है, तो उन्होंने कहा कि हमने जो पक्ष लिया है उस पक्ष का नाम है शांति का पक्ष। हालांकि ये बातों का खेल है, अदरवाइज आप भी ये बात समझ पा रहे हैं, यही शांति का खेल और ये बैलेंस, इसमें क्या अंतर हो गया, इसमें कोई अंतर थोड़ी है, एक ही बात तो हो गई। लेकिन फिर भी जो पक्ष कहा है कि हम बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, हम शांति का पक्ष ले रहे हैं, है ना। इन सभी मतलब इन दो पक्षों के अलावा एक और पक्ष है शांति का पक्ष जो हम ले रहे हैं, और हम शांति का पक्ष लेते हैं, बैलेंस अप्रोच। इसलिए मैं इसको बैलेंस और शांति को एक ही मान रहा हूं। हालांकि जो कहा गया वो ये कि हम बैलेंस नहीं है, हम शांति की तरफ है। ठीक है, तो ये चीज है। तब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब इस बार गए यूक्रेन तो उन्होंने कहा कि भाई हमने शांति का पक्ष अपनाया है और यहाँ पर संवेदनशीलता जताई, और उन्होंने अपने रिश्तों के बारे में भी बताया। देखिए ये बात सही है, आप दोनों को अगर आप लेंगे, रशिया और यूक्रेन को लेंगे, तो ये कहा गया कि भाई यूक्रेन में जाने के बाद, भाई जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हमारे युद्ध के बाद क्या करेंगे। ठीक है, हमारे जो संबंध है उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। आप कह सकते हैं कि जो कृषि के से रिलेटेड चीज़ें थी उस पर पूरी बात हुई। ठीक है, उनको बढ़ावा मिलेगा। आगे युद्ध के ख़त्म होने के बाद हम किस किस तरह की चीज़, पीस एग्रीमेंट करेंगे, किस किस तरह के से अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे, तो इनके साथ भी उन्होंने ये कहा। लेकिन अगर कहेंगे कि क्या रशिया के साथ नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, रशिया के साथ भी। जब आपको याद होगा कि G7 की बैठक हुई थी और जब ये हुआ था कि भाई चलो ये जो युद्ध कर दिया है रशिया ने, इसका एक समाधान करते हैं, और यूक्रेन वहां पर मौजूद था, यूक्रेन को बुलाया था और भारत को भी बुलाया था। ठीक है, तो भारत ने उस बैठक में ये बात कही थी कि देखिए रशिया यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम किसी भी तरह की वोटिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस बारे में बात कर रहे हो कि इस युद्ध को कैसे खत्म करें, तो भाई दोनों पक्षों की बात तो सुननी होगी। आपने यूक्रेन को तो बुला लिया लेकिन रशिया को तो बुलाया ही नहीं है, तो रशिया की बात बिना सुने ही आप कैसे उसके खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। तो भारत इस वोटिंग को एब्सटेन करता है। ठीक है, तो भारत ने इस वोटिंग को एब्सटेन छोड़ दिया था। ठीक है, छोड़ दिया था, वोट नहीं किया था। और स्विट्जरलैंड वाली बात है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जब ये बैठक हुई थी तब की बात हो रही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भारत रशिया के पीछे भी रशिया का समर्थन करता है। तो एक तरफ जब इनके साथ भी अपने संबंध बढ़ा रहा है, वहां पे इनको संबंधों को पीछे छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, रशिया के साथ अपनी पूरी मजबूती उसने रखी है। इवन अभी अब रशिया के साथ गया था तो रुपी और रूबल, है ना, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं यूएस ने, तो रुपी रूबल का एग्रीमेंट भी हमारे साथ, हमने इनके साथ किया हुआ है, ताकि भारत को भी इससे फायदा है कि डायरेक्टली हमारे रुपए में ट्रेड होगा। ठीक है, यूएस चला जाए, हमारे पास क्या है, फॉरेन करेंसी जो थी वो चली जाती पूरी। ठीक है, तो रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इनकी जो करेंसी है आपस में आदान प्रदान कर लेंगे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन कहने के लिए इसको कहा गया है कि हमने एक पक्ष ले लिया है, शांति का पक्ष, क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है। ठीक है, चलिए
इंडियन सोसाइटी में बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही शानदार आर्टिकल है और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि एक आप देख पा रहे होंगे कि ये ASAR, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है, एसोसिएशन फॉर द सोशली एप्लीकेबल रिसर्च, ठीक है, याद नहीं करना है इसको, ठीक है, ये है। और कई लोगों ने लिखा है, ये सब यहीं के लोग हैं, ठीक है, ASAR, ठीक है, तो ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें, समझने का प्रयास करते हैं। विमेन की सेफ्टी या विमेन के से रिलेटेड इश्यूज के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो विमेन्स को लेकर के अभी, क्योंकि ये जो कोलकाता मर्डर एंड रेप केस हुआ है, इसके बाद से इस तरह के आर्टिकल काफी ज्यादा चर्चा में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि देखो महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की स्थिति काफी संवेदनशील रहती है, महिलाओं, ठीक है। अच्छा, हम देखिए ये मैं बता देता हूँ, महिलाओं, आप समझिए इस चीज को कि ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये सोशल इश्यूज करके जो पोर्शन है, ठीक है, सोशल इश्यूज में डायरेक्टली महिला करके एक पोर्शन है, हेल्थ केयर करके, स्वास्थ्य महिला ये करके सोशल इश्यूज में एक टॉपिक है, तो वो वहां से डायरेक्ट लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए जो महिला वाला पार्ट है, इसमें क्या है कि महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस, हिंसा जैसी चीज है, तो वो बड़ी आम सी हो गई है, हिंसा वाली चीज है जो बड़ी आम हो गई है। और इस पर ही बात करनी है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ हिंसा होती है उस पर नियम बनाने की बात हो रही है। किसके? हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है, हेल्थ केयर पर काम करने वाले वर्कर्स को लेकर के जो हिंसा होती है उस पर, जो अभी कोलकाता मर्डर एंड रेप केस हुआ तो मतलब डॉक्टर के ऊपर हिंसा हुई, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए हम लोग क्या है कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से है जो पूरा सर्वे करते रहते हैं, है ना, ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे जा करके हम पता करते हैं कि क्या स्थिति रियल में चल रही है, तो रियल की स्थिति बताते हैं और फिर उसके बाद सरकार के पास ये बातें पहुंचती हैं और हम कहीं ना कहीं एक तरह से क्या काम कर रहे हैं, एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रहे हैं। और प्रेशर ग्रुप का काम ये होता है, प्रेशर ग्रुप, ठीक है, ठीक है, दबाव समूह का काम कर रहे हैं। और प्रेशर ग्रुप का काम ये होता है कि प्रेशर ग्रुप जब बार बार अपनी बात डालता है तो सरकार को उसके लिए क्या नीतियां बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो सरकार अभी इस वक्त काफी दबाव में है, महिला को लेकर के कुछ ना कुछ जरूर खाका बन के, नीतियां बन के आ जाएंगी, ठीक है, ऐसा ही कह रहे हैं। बट बात यहां पर यह है कि देखो जब हम हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को ध्यान में रखना है, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर को ध्यान में नहीं रखना है। डॉक्टर से ज्यादा संवेदनशील अवस्था में एक और है जो हेल्थ केयर वर्कर्स ग्राम के स्तर पर काम कर रहे हैं, गांव के स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनको हम आशा सहयोगी के नाम से जानते हैं। आशा वर्कर जो होती हैं ये वॉलंटरली काम करती हैं, और इनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती है। क्यों? क्योंकि इनको गांव के भीतर जा करके भाई प्रथा के अगेंस्ट करना पड़ रहा है आपको काम, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है कि जिसके घर में, मान लीजिए कि गांव में कोई ठाकुर साहब हैं, अब ठाकुर साहब के यहाँ क्या है कि यही चलन है कि हमारे यहाँ की जो बहू बेटियां हैं वो अस्पताल नहीं जाती। अब आशा सहयोगिनी को तो प्रेरित करना है कि भाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंपलसरी कर दी है सरकार ने, कोई भी बच्चा घर में नहीं होगा पैदा, कहाँ पर होगा? अस्पताल में ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अस्पताल में चीजें मैनेज हो जाएंगी, तो वो प्रेरित करेगी। बच्चा जब गर्भ में आएगा तब से लेकर के उसका क्या न्यूट्रिशन रखना है, किस तरह का काम करना है, किस तरह का खान पान करना है, इसका भी इनको ही काम देखना पड़ता है। अब ये सारी चीजें गांव के स्तर पे जा करके उनको बता पाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। और क्यों मुश्किल काम होता है? क्योंकि गांव वाला अगर सपोर्ट ना करे इनको तो इनको अलग अलग तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, इनको कमेंट्स झेलने पड़ते हैं। किस पर? मतलब मान लीजिए महिला है, अब ये महिला है और मान लीजिए, या उम्र भी लिख लीजिए, उम्र लिख लीजिए, एक तो महिला है और एक उम्र। अब मान लीजिए कि इसकी उम्र है जो वो 21-22 साल है, ठीक है, तो इसको अलग अलग तरह की टीका टिप्पणी सुननी पड़ेंगी। हाँ, अगर कोई भेदभाव बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एक क्योंकि ये महिला है इसलिए भेदभाव हो रहा है, इसके साथ जा रही है, ठीक है, महिला है, इस तरह काम में, इसमें मतलब एक पॉजिटिव काम में इन्वॉल्व है, लेकिन वहां की प्रथा में ये है कि नेगेटिव है, तो इसलिए उसको उस पर टीका टिप्पणी होगी। इसकी उम्र कम है तो एक बड़ा मुश्किल है, मतलब आप ये सोचिए कि कितना मुश्किल होगा कि आज इसको पता है कि मेरा विरोध होने वाला है और फिर भी इसको ऑफिशियल काम से वहां पे जाना है, ठीक है। सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तर, अगर मान लीजिए कि ये महिला जो आशा सहयोगिनी है ये किसी कमजोर वर्ग से आती है, ठीक है, तो
आज भी गांव वगैरह में छुआछूत जैसी चीजें विद्यमान है कि आप आई हो लेकिन हमारे घर के दहलीज में अंदर मत आना, ठीक है। ये इसको प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। अब ये काम क्या कर रही है, ये आप ही के हित में काम कर रही है लेकिन प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए आप बनाने की बात करो, डॉक्टर्स से कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति में आशा वर्कर्स हैं, ठीक है। तो आशा वर्कर्स को अलग अलग कारणों की वजह से इनको क्या कि प्रताड़ना सहनी पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका फिजिकल वायलेंस भी होता है, ठीक है, फिजिकल प्रताड़ना भी सहनी पड़ती है, शारीरिक मानसिक, ठीक है, मानसिक सेक्सुअल वायलेंस भी होता है, यौन, ठीक है, यौन उत्पीड़न जैसी चीजें भी इनको झेलनी पड़ जाती हैं, ठीक है। और बाकी इमोशनल वायलेंस तो होता ही होता है। बाकी सेक्सुअल वायलेंस को आप ऐसे समझ लीजिए, भंवरी देवी का केस आपको याद होगा, है ना, हालांकि इससे लिंक नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि पॉश एक्ट आपको याद है, या विशाखा गाइडलाइंस आप लोगों ने सुना ही होगा। तो पॉश एक्ट विशाखा गाइडलाइंस है। विशाखा गाइडलाइंस जब बनी तो वो कब बनी, भंवरी देवी का केस, भंवरी देवी क्या करने गई थी, वो तो बाल विवाह को रोकने गई थी और उन्होंने तो अपना काम किया, जो सरकार ने कहा है कि बाल विवाह नहीं होने देना है राजस्थान में, ठीक है, और वहां के समाज ने उनसे पर्सनल दुश्मनी मान ली, फाइनली उनका रेप हुआ, ठीक है, रेप हुआ, विशाखा गाइडलाइंस आई। अब ये एक तरह का क्या, वुमेन एट वर्क प्लेस वाला रेप हो गया, उस कैटेगरी में आ जाएगा। फिर बाद में वो 2012 में जाके पॉश एक्ट बना, ठीक है। लेकिन आप ये बात समझ पा रहे हैं कि कोई महिला अपना काम करने जा रही है लेकिन उसको समाज को भी लगातार झेलना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों के कारण है जो इनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर नियम बनाने की बात कर रहे हैं तो नियमों में जो इसमें क्या है, व्यापकता लाने की जरूरत है। क्या व्यापकता लाने की जरूरत है, ठीक है, व्यापकता लाने की जरूरत है, समझ रहे हैं। तो ये चीज यहां पर कही जा रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल है ये वाला, द हैवी शेकल्स ऑफ फियर एंड विजिलेंस, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ इसी से संबंधित है, मतलब महिला सुरक्षा से ही संबंधित बातें यहां पर भी है। हालांकि पिछला जो आर्टिकल अभी हमने देखा उसमें क्या था, वो हेल्थ केयर से संबंधित था, और ये वाला जो आर्टिकल है ये हेल्थ केयर से ना होकर के सीधे तौर पर महिला सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है, महिला सुरक्षा, ठीक है, महिला सुरक्षा। वहां पे सिर्फ एक तरह की महिलाओं की बात हो रही थी कि जो हेल्थ केयर से जुड़ी हैं, यहाँ पर टोटल ओवरऑल बात हो रही थी। कह रहे हैं कि देखो जब भी हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो इस वक्त मैंने बोला महिला सुरक्षा, तो आपके दिमाग में क्या आया, आपके दिमाग में एक ही चीज आई होगी कि शारीरिक सुरक्षा, है ना, महिला की शारीरिक सुरक्षा, यही तो आया आपके दिमाग में, ठीक है, शारीरिक सुरक्षा। जबकि ये बोल रहे हैं शारीरिक सुरक्षा से कहीं ज्यादा जरूरी है मानसिक सुरक्षा या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, ठीक है, कहीं ज्यादा जरूरी मानसिक सुरक्षा या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। क्यों, इसके तहत क्या है कि भावनात्मक तनाव को झेलना पड़ता है इनको, भावनात्मक तनाव का, देखिए ये सब सीधे फॉर्डर पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको लिख लीजिएगा और अपने मेंस में इनका यूज कीजिएगा। भावनात्मक तनाव, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक थकान हो जाती है इनको, ठीक है, मानसिक थकान, परेशान हो करके, अभी मैं समझाता हूं इसको, थकान, ठीक है, मानसिक थकान। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि खुशी और आजादी का नुकसान हो जाता है, खुशी और आजादी का नुकसान, आजादी का नुकसान, ठीक है। और चौथा पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे, निरंतर सतर्कता बना करके रखनी पड़ती है, निरंतर सतर्कता, ठीक है। देखिए समझिए इस चीज को, देखिए है तो बहुत कॉमन चीज है लेकिन जब लिखने को आती है तो पॉइंट्स मिलते नहीं है। अब बात यह है कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई महिला सिंपल वॉक करने जा रही है रात के 10 बजे, मान लीजिए उसको प्रॉब्लम हो रही है और वो वॉक करना चाह रही है। अब वो वॉक करने जाने के लिए, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को ऐसे मानिए कि 2 लोग हो एक ही सेम टाइम पे, आप और एक महिला, ये दोनों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है फिजिकली, उसको लग रहा है कि एक वॉक करके आ जाएंगे तो ठीक लगने लगेगा। अब वो वॉक करने आप दोनों जा रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही बात, अगर आप पुरुष हैं तो आपके दिमाग में यही आएगा कि ठीक है वॉक करके आते हैं। लेकिन जब महिला है और वो वॉक करने जा रही है तो उसके दिमाग में क्या आएगा, उसके दिमाग में आएगा कि चलो वॉक करके आते हैं, ठीक है। अगर उसने कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो बाहर जा करके ठीक नहीं लगेगा तो पहले वो अपने कपड़ों ड्रेसिंग सेंस को चेक करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो
मतलब देखेगी कि हाँ समय सही है, बाहर जाने लायक है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आना शुरू होंगी। तो जब वो बस यही डिफरेंस यहाँ पर मनोवैज्ञानिक तौर पर बताया जा रहा है कि एक पुरुष जब जा रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन एक महिला जा रही है तो उसके दिमाग में बहुत सारी तो भावनात्मक तनाव, मानसिक थकान हो जाती है, क्योंकि रात के 12 बज गए हैं वापस आने में, कहीं घूमने गए थे और फिर वापस आने में रात के 12 बज गए हैं। लेकिन 10 बजे के बाद से 12 बजे तक जब तक वो महिला घर नहीं पहुंच गई है, उसके दिमाग में 100 चीजें आ चुकी हैं। वो व्यक्त नहीं कर रही है, लेकिन वो उसके दिमाग में चल ही रहा है, लगातार उसके दिमाग में चल रहा है, वो कह नहीं रही है क्योंकि नॉर्मल है ना, उसने इस चीज को मान लिया कि तो नॉर्मल है, ऐसा होता है, डर तो रहेगा, लेकिन डर रही है वो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये जो मनोवैज्ञानिक या मानसिक सुरक्षा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है। ठीक है, टाइम पर आना, लेट हो रहे हैं, ये सारी दिक्कतें हैं जो ये कहीं ना कहीं परेशान करके रखती हैं और महिला को एक दबाव में रखती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट करती है कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि महिलाओं को अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। ठीक है, कोई भी अगर जरूरत होती है तो उसके लिए क्या कहा जाता है, महिला को ही अपना बिहेवियर बदलना होगा। मतलब कपड़े, यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो महिला को ठीक से कपड़े पहनने चाहिए। सो भाई अगर ये महिला के मन में आ रहा है तो यानी कि सोसाइटी ने उससे यही एक्सपेक्ट किया, इसीलिए तो आ रहा है मन में। ठीक है, तो महिला को बदलाव करना है, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो ना ही रेप जैसी चीजें हैं, जो वो ना ही एज से फर्क पड़ता है इन पर और ना ही कपड़ों से फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि छोटे छोटे बच्चों का रेप हुआ है, और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बुजुर्ग लोगों का भी रेप हुआ है। ठीक है, और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि पूरे कपड़े पहने हुए थे तब भी रेप हुआ है, और ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो कुछ फैशन वाला ड्रेस पहना था तो भी रेप हुआ है। मतलब कहने का कि इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सोसाइटी ने कहीं ना कहीं तो बताना ही था कि यार गलत हो कहाँ रहा है, तो चलो इसी के ऊपर कह देते हैं कि ये देखो तुम्हारी ही गलती थी इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, इन सब में आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि महिला किसी कमजोर वर्ग से है। ठीक है, अब अगर वो महिला कमजोर वर्ग से है, मार्जिनलाइज्ड वुमेन है, तो फिर तो और बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तब तो उसको मतलब कास्ट के आधार पर भी भेदभाव प्रॉब्लम, क्लास के आधार पर भी, वर्ग के आधार पर भी भेदभाव प्रॉब्लम, धर्म के आधार पर भी भेदभाव प्रॉब्लम, ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो यहां पर कह रहे हैं कि एक फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत है, एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, एक बड़े बदलाव की जरूरत है, बड़े बदलाव की जरूरत है। और बड़ा बदलाव किस स्तर पर चाहिए, समाज के स्तर पर। ठीक है, समाज के स्तर पर जरूरत है, मतलब आपको महिलाओं से को नहीं बदलना है, यहाँ पर पुरुषों को बदलना है, शिक्षा में और जागरूकता में चीजों को थोड़ा सा व्यापकता लेकर के आनी है। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताई जा रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जो आज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। ये जो PDF है ये मैं अपने चैनल पर शेयर कर दूंगा, ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इस पर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और ये मेंटोरशिप ग्रुप है, अगर आप पढ़ाई से संबंधित को पूछना चाहें तो इसमें, या फिर मुझे पर्सनली कुछ मैसेज करना चाहें तो ओम द्विवेदी 007 पर मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।